मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। किस लिए? सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए। खुशबू के लिए रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा, और दांतों के लिए मारा जाता है हाथी। त्वचा के लिए मारा जाता है मगरमच्छ। क्या मारा जाता है? मगरमच्छ। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं उनकी त्वचा के लिए। अगला प्रश्न है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है असम में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है असम में। अगला प्रश्न है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा के रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। जल और आसुत जल, गुलाब और जल का, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, दूध, गुलाब जल और सिरका। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। अगला प्रश्न, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है सूर्य पक्षी। अगला प्रश्न, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है यात्री का नाम। अगला प्रश्न, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है बलियम्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन सा एक स्थान केरल में है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? केरल में है बलसाड़। अगला प्रश्न है, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खिजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है, किस राज्य में है? बताएं जल्दी से। गांव का नाम वहां उगने वाले कई खिजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है राजस्थान में। खिजड़ी के वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? बताएं। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताएं। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे उम्रदराज मादा हाथी। अगला प्रश्न, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है उनको भूनने से। अगला प्रश्न, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज, किसको उपयोग किया जाता है? बताएं जल्दी से। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। पौधे का वह भाग जो दांत के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, सौंफ। अगला प्रश्न, क्रम पहचानिए। जैसे खाना बनाने का जो रोटी बनाने का तरीका होता है, उस क्रम को पहचानिए। इसमें बताएं कौन कौन सी प्रक्रिया पहले आएगी, उसके बाद क्या है। क्रम से लगाना है इसमें। आटे को गूंथकर आटे की गोली छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर। बिल्कुल गलत है ये। आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर, पहले आटे की गोलियां एकदम नहीं बनती। आटे को गूंथकर लोई बना लीजिए, लोई बेलकर लीजिए, आटे की छोटी लोइयां बना लीजिए आग पर। नहीं, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर, लोइयों को बेलकर, आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर, ये सही क्रम है। अगला प्रश्न, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं।
नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं हाथों और चेहरे की गति को प्रदर्शित करती हैं। अगला प्रश्न, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं किस प्रकार? जो बोल और सुन नहीं सकते वो किस प्रकार सीखते हैं? ब्रेल के माध्यम से अंधे बालक सीखते हैं। मातृभाषा के माध्यम से बालक को सिखाया जाना चाहिए। इसके बाद जो बच्चे बोल नहीं पाते और सुन नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते और कानों से सुन नहीं सकते, ऐसे बालकों को सांकेतिक भाषा के माध्यम से सिखाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। इनमें से भिन्न यानी अलग बताना है, बताएं कौन सा अलग है? नदी, झील, झरना ये सभी जल के स्रोत हैं। इनमें जल की मात्रा होती है, लेकिन पर्वत में जल की मात्रा नहीं होती है। आंसर इसका बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? हतोत्साहित का मतलब रोकना, रटने को हतोत्साहित करना यानी रटने की प्रवृत्ति को रोकता है। तो ये बात सत्य है। इसके बाद स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ना, बाहरी जीवन से जोड़ना, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, किताबी शिक्षा नहीं होना चाहिए, गलत। इसके बाद स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, ये भी नहीं होना चाहिए। आंसर इसका क्या है? ए और बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, निर्धारित पाठ्यक्रम को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना। आंसर इसका क्या है? ए, बी, सी। पहला इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, बताएं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। चिंताओं और भाषाओं को, ये गलत है। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। यह एकल विषय आधारित है, तो ए भी नहीं है। सबसे बेस्ट आंसर इसका क्या है? ए। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? चित्र पठन को कम किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। परिभाषाएं और जानकारी रटकर सीखना, अवधारणाओं का विवरण, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के लिए अवसर। एक चुनौती है, वास्तविक चुनौती क्या होती है? रटकर सीखना। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? कार्य और खेल, इसमें उप थीम शामिल है। वर्क एंड प्ले। अगला प्रश्न, ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। ईवीएस में प्राथमिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन में। आंसर इसका क्या है? बी, सी, डी। अगला प्रश्न, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, विद्यार्थियों को सिर्फ दृश्य दिखाकर, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। विद्यार्थियों द्वारा सिर्फ दृश्य दिखाकर। अगला प्रश्न, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? अच्छा संसाधन कौन सा हो सकता है बताएं? क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकिपीडिया, विश्वकोश। ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? क्षेत्र भ्रमण सबसे अच्छा संसाधन है। अगला प्रश्न, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा,
प्रदर्शन और गृह कार्य के द्वारा। भूमिका निर्वाह द्वारा और विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा और क्षेत्र भ्रमण के द्वारा। अगला प्रश्न, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदायों को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। आसान और कठिन की कोई बात नहीं। वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत हैं और वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदायों को प्रेरित करते हैं। वे हमें अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। तो ए, बी, सी, इसका आंसर है टी। अगला प्रश्न, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किस पर? सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न, राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। किसका उपयोग कर रहा है? राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। किसका? उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, दृष्टांत, अभिलेख। अगला प्रश्न, ईवीएस में आत्म आकलन क्या है? ईवीएस में आत्म आकलन सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में सीखना है, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय में के बारे में है, सीखने का आकलन है। ए, बी, सी इसका राइट आंसर है। अंतिम प्रश्न है इसका, ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय पर, अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। मूर्त के सिद्धांत पर ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर। तो आज के 30 प्रश्न थे ईवीएस सीटेट एग्जाम के लिए। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीटेट दिसंबर 2023 के लिए क्लासें प्रारंभ हो गई हैं। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।